Hello everyone, welcome to Target for IQ. So, guys, this is our administrative law lecture series which we are covering on this platform, and we are specifically concerned with Bihar judiciary at this moment. So, these are the important topics which we have already covered up till topic 7. Okay, that is we have covered meaning and definition part, writs, separation of powers, rule of law, judicial review, natural justice, delegated legislation, and our today's topic of discussion is administrative tribunal. ओके, सो अब लास्ट में सिर्फ 2 टॉपिक्स बच रहे हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में. मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आप मत डरिए. आई विल मेक दिस जर्नी वेरी वेरी ईजी फॉर यू ऑल. सो ये जो 2 टॉपिक हैं ये हम कल कवर कर लेंगे 1 और 2 लेक्चर में मैक्सिमम. बट जो ये लास्ट का टॉपिक है दैट इज़ केसेस. ये केसेस कोई एक अलग से इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बहुत ज़्यादा केसेस नहीं पूछते हैं, और स्पेसिफिक टॉपिक से कंसर्न जो केसेस पूछते हैं वो मैंने टॉपिक के साथ साथ ही आपको बता दिया था. ठीक है, तो आई होप आपने जब ये टॉपिक देखा हो तो केसेस भी नोट कर लिए होंगे. उसके बाहर से एटलीस्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो नहीं पूछेंगे. ठीक है, सो हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लेक्चर सीरीज़ विद इन 1 और 2 days विल बी ओवर. और आप इसको एक साथ पूरी सीरीज़ देख सकते हैं. बहुत कम समय में आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स. सो सबसे पहले तो समझते हैं ट्रिब्यूनल क्या होता है. ओके, सो गाइज, ट्रिब्यूनल इज़ जनरली कोई भी पर्सन, एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन विद अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी हो. किस चीज़ की अथॉरिटी? टू जज करने की अथॉरिटी, या एडजुडिकेट करने की का पावर ऑन द मैटर्स इन डिस्प्यूट. ठीक है, यानी कोई एक पर्सन वो भी ट्रिब्यूनल हो सकता है, कोई एक इंस्टीट्यूशन वो भी ट्रिब्यूनल हो सकता है, लेकिन उनके पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए. कौन सी अथॉरिटी? जज करने की अथॉरिटी और मैटर इन डिस्प्यूट पर एडजुडिकेट करने की अथॉरिटी. एडजुडिकेशन मीन्स व्हाट? एडजुडिकेशन मीन्स टू अप्लाई द लीगल माइंड ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, या फिर जो मैटर इन डिस्प्यूट हमारे पास है. ठीक है, सो ये चीज़ है ट्रिब्यूनल. अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. ट्रिब्यूनल मीन्स अ सीट और अ बेंच अपॉन विच अ जज और जजेस सिट इन अ कोर्ट, या इसको हम अ कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कह सकते हैं. देखिए, ये जो 2 टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, 2 फ्रेजेस यहाँ पे यूज़ हुए हैं, आप इससे ये कंफ्यूज मत होना कि ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स जो हमारी कंट्री में एक नॉर्मल इस्टेब्लिश्ड कोर्ट्स हैं, ये दोनों सेम है. नो, दे आर नॉट सेम. कोर्ट्स, दे आर जुडिशियल बॉडीज़, ये न्यायिक बॉडीज़ हैं. ओके, बट जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनको हम काजी जुडिशियल बॉडीज़ बोलते हैं. काजी जुडिशियल बॉडी मीन्स अर्ध न्यायिक प्राधिकरण बोला जाता है. ओके, तो देखो, अर्ध न्यायिक क्यों बोल रहे हैं, इनकी जुडिशियल बॉडी क्यों नहीं बोले? बिकॉज जो एक सेट रूल ऑफ प्रोसीजर है जो कोर्ट्स फॉलो करती हैं, जो भी उनका पूरा प्रॉपर सिस्टम है, जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो एक्चुअली उस तरह से काम नहीं करती. ये कुछ ही वर्क्स हैं जुडिशियल बॉडीज़ का जो वो करती हैं. ठीक है, इस वजह से दे आर नॉट अ प्रॉपर जुडिशियल बॉडी, बट येस, ड्यू टू due to a resemblance we can say that they are quasi judicial bodies. Okay, यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी किया है that it includes an ordinary court of law, but when it comes to administrative law it is limited to adjudicating authorities. Okay, and it implies a judicial, एक judicial या फिर a quasi judicial bodies with a degree of formality than a court. जो एक नॉर्मल कोर्ट है उसके कंपैरिजन में ये फॉर्मेलिटी करते हुए आपको दिखेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रिब्यूनल्स का जो काम है वो उतनी चीज़ों में ही कंप्लीट हो जाता है, तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कोर्ट की तरह पूरी प्रोसीजर फॉलो करने की. ओके, एंड ट्रिब्यूनल्स का इस्टेब्लिशमेंट ही इसीलिए कराया गया था ताकि कोर्ट्स में जो इतना लंबा टाइम लगता है वो ट्रिब्यूनल्स में ना लगे और लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए. ओके, सो दिस वाज द मेन मोटो ऑफ एस्टैब्लिशिंग ट्रिब्यूनल्स.
टू विच अ नॉर्मल रूल ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर मे नॉट अप्लाई। जो नॉर्मल रूल ऑफ एविडेंस है, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया या फिर जो हमारे CPC CRPC हैं, वो जैसे नॉर्मल कोर्ट्स में लगते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ट्रिब्यूनल्स में वो लगे। यहाँ पे एक चीज़ और मैंशनड है, हुज प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आर फ्रीक्वेंटली नीदर जजेस नॉर मैजिस्ट्रेट्स। यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंटली, इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जजेस और मैजिस्ट्रेट्स ही इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हों। लेकिन कोर्ट्स में आप सभी जानते हो कि वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स या तो जजेस होंगे या मैजिस्ट्रेट्स होंगे, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकता, है ना। प्राइवेट जुडिशल बॉडीज़ आर ऑफन स्टाइल्ड ट्रिब्यूनल्स। कभी कभी जो प्राइवेट जुडिशल बॉडीज़ हैं उनको भी ट्रिब्यूनल्स की तरह कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, यस, कल मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया था उस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, इसको फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, डेलीगेट इज नॉन पोटेस्ट डेलीगेट मीन्स, क्या मतलब है इसका। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अ डेलीगेट कैन फर्दर डेलीगेट इट्स पावर। Delegated legislation is valid. A delegate cannot further delegate his powers. तो गाइज आई होप आप सभी के दिमाग में इसका राइट आंसर आ गया होगा। आपने अगर लेक्चर सीरीज देखी होगी या फिर ये टॉपिक पहले पढ़ा होगा तो। सो डेलीगेटेड नॉन पोटेस्ट डेलीगेट मीन्स अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट हिज पावर्स। ओके, सो ये एक छोटा सा आपके लिए एक एग्जाम्पल कह सकते हैं था, जस्ट टू रिमाइंड यू, हमने कल जो पढ़ाई की थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन क्या है ट्रिब्यूनल्स का। सो अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 136 एंड आर्टिकल 227, इन दोनों के तहत ट्रिब्यूनल्स को, इनके वर्क्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। आर्टिकल 136 ये इनेबल करता है सुप्रीम कोर्ट को ग्रांट करने के लिए क्या चीज़, स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर पास्ड और मेड बाय एनी ट्रिब्यूनल इन इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी ट्रिब्यूनल है हमारे कंट्री में, अगर उसने कोई भी जजमेंट पास किया या कोई डिक्री पास की या कोई डिटर्मिनेशन किया या कोई सेंटेंस पास किया या कोई भी ऑर्डर पास किया या कुछ, ये जो मैंने ऊपर की चीज़ें बोली, ये कोई चीज़ें उन्होंने बनाई, तो इस पे स्पेशल लीव टू अपील की पावर सुप्रीम कोर्ट ग्रांट करता है अंडर आर्टिकल 136, ठीक है। एंड व्हाट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 227? 227 enables every high court to exercise power of superintendence, ठीक है। तो 227 से आप याद रख सकते हो, सुपरिंटेंडेंस की पावर दी गई है किसको, हाई कोर्ट्स को, ओवर ऑल ट्रिब्यूनल्स थ्रू आउट द टेरिटरीज ओवर विच इट एक्सरसाइजेज जुरिस्डिक्शन। यानी जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में मान लेते हैं 15 ट्रिब्यूनल्स हैं, तो उनके ऊपर सुपरिंटेंडेंस का पावर कौन एक्सरसाइज करेगा, डेफिनेटली दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर यूपी में देखें तो जितने भी ट्रिब्यूनल्स होंगे, जो कि जिनको हम सैट बोलते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, दो टाइप से ना, एक होता है कैट और दूसरा होता है सैट। कैट इज़ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड सैट इज़ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो एक स्टेट में जितने भी ट्रिब्यूनल होंगे उन पे सुपरिंटेंडेंस का पावर किसका होगा, हाई कोर्ट का। अब ट्रिब्यूनल्स के रिस्पेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया था जिसको हम सभी जानते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया कौन सा अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसमें आर्टिकल 323A एंड 323B, इन दोनों को इंसर्ट किया गया था, ओके। इन द पार्ट 14A, एक नए पार्ट में इंसर्ट किया गया था। दो चेंजेस बनाए गए थे 42nd अमेंडमेंट से। क्या बनाया गया था, पहला तो था, इट टुक अवे पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स विच दे पजेस्ड अंडर आर्टिकल 227। अभी जो हमने 227 पढ़ा ना, तो 42nd अमेंडमेंट ने वो जो सुपरिंटेंडेंस की पावर थी हाई कोर्ट्स के ऊपर, वो वापस ले ली थी ट्रिब्यूनल से, ठीक है, सॉरी हाई कोर्ट से, ठीक है। एंड सेकंड था पार्ट 14, जिसमें इन्होंने एक नया पार्ट ऐड किया, पार्ट 14A, और दो नए आर्टिकल्स बनाए रिलेटिंग टू ट्रिब्यूनल्स, 323A एंड 323B। इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट में जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आप लेक्चर के साथ ही देख लेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा।
बाय इनेबलिंग पार्लियामेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यस, तो 42nd अमेंडमेंट के बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ जिसने 42nd अमेंडमेंट में जो खामियां रह गई थी उसको दूर करने का काम किया था। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 42nd में अमेंडमेंट किस तरह से किया गया था। ओके, तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, जो आर्टिकल 227 था, हमने जो पहली चीज़ 227 के बारे में पढ़ी, क्या पढ़ा था कि हाई कोर्ट्स के पास सुपरिंटेंडेंस पावर है जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं विद इन दैट स्टेट। इस चीज़ को उसने रीस्टोर कर दिया, यानी 42nd अमेंडमेंट जो ने जो कहा था कि भाई आप सुपरिंटेंडेंस पावर नहीं एंजॉय करोगे, उस चीज़ को वापस ले लिया कि ये चीज़ गलत है। ठीक, सेकंड जो 14A इंसल्ट हुआ था इसको टच नहीं किया गया, ये जैसे था वैसे ही रहने दिया गया। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ट्रिब्यूनल से रिलेटिंग क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो आर्टिकल 136 है, आर्टिकल 227 है, और 42nd अमेंडमेंट एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये चीज़ ये आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप ट्रिब्यूनल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो दैट इज़ एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में अब बस आप इतना याद रखना कि सेक्शन 28 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 एंड आर्टिकल 323A का क्लॉज 2D एंड आर्टिकल 323B का क्लॉज 3D, इन तीनों चीज़ों को अल्ट्रा वायस एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। क्यों? बिकॉज दे वर डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर। व्हाट बेसिक स्ट्रक्चर? दे वर सेइंग कि भाई जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये जुडिशियल रिव्यू की पावर से बाहर हैं। हम सभी जानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है कोर्ट्स को जो दिया गया है आर्टिकल 13 के थ्रू कह सकते हैं। ओके, उसमें एक्चुअली नहीं गिवन है बट येस उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है जुडिशियल रिव्यू की आर्टिकल 13। तो इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इन लोगों ने बोला कि ये जुडिशियल ट्रिब्यूनल इज़ आउटसाइड दिस पेरिफेरी, तो इसी वजह से इस केस ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। इस वजह से इस केस का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। कोर्ट ने देखो क्या बोला, कोर्ट ने कहा ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट एक्ट एज अ सब्सटीट्यूट फॉर हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। जो ट्रिब्यूनल्स बनी है दे आर मेड टू हेल्प द अदर कोर्ट्स इन आर कंट्री। ओके, ये ऐसा नहीं है कि अब कंपटीशन है इनके बीच में कि ये एंटी हैं एक दूसरे के, नहीं, दे आर हेल्पिंग हैंड्स टू ईच अदर। तो इसीलिए उसने बोला कि ट्रिब्यूनल सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट को। देयर डिसीजन विल बी सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी। ऐसा नहीं है कि उनका जो भी डिसीज़न आ गया उसका स्क्रूटनी अब नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है। कौन कर सकता है? बाय अ डिवीजन बेंच ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स। ओके, तो आप ये चीज़ भी याद रखिएगा, स्क्रूटनी करने की पावर किसको है? डिवीजन बेंच को है, हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच को ऑफ दैट रिस्पेक्टिव स्टेट, या जिस भी हाई कोर्ट में गया है मैटर। ओके, इस जजमेंट को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया गया एंड कहा गया इट इज़ अ प्रोग्रेसिव स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, नो डाउट, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की पावर को रिस्टोर किया गया। ट्रिब्यूनल्स आर नॉट एन एंड इन देमसेल्व्स बट अ मीन्स टू एंड। अगर हम इस चीज़ को ना करते तो हम कहीं ना कहीं ये जो लाइन है इसके अगेंस्ट इस्टेब्लिश हो जाती चीज़ें, यानी ट्रिब्यूनल्स को एज एन एंड कंसिडर कर लिया जाता। बट एक्चुअली क्या है, ट्रिब्यूनल्स आर नॉट एन एंड, ये एंड नहीं है, दे आर अ मीन्स टू एंड। ठीक है, जो सबको न्याय देने की बात है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की बात है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यस कम से कम टाइम और कम से कम पैसे में जो न्याय देने की बात है, ये सब काम में ट्रिब्यूनल इज़ हेल्पिंग द जुडिशरी। ओके, सो इसीलिए कहा गया इट इज़ एक्टिंग एज अ मीन्स टू एंड, नॉट एन एंड इन देमसेल्व्स। ठीक है, ओके, अब हम कुछ अथॉरिटीज़ देख लेते हैं जो ट्रिब्यूनल्स हैं और कुछ अथॉरिटीज़ देखेंगे जो ट्रिब्यूनल्स नहीं है, तो इससे हमारा ये कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल मैंने यहाँ पे दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए। रेवेन्यू ट्रिब्यूनल, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, कस्टम अथॉरिटीज़, कमिश्नर ऑफ रिलीजियस इंडाउमेंट्स, पंचायत कोर्ट हो गई, कस्टोडियन ऑफ इवैक्यूई प्रॉपर्टी, पेमेंट्स ऑफ वेजेस अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेटर, ये सब लोग ट्रिब्यूनल्स हैं। ओके, सेकेंड इज
जो वो कुछ अथॉरिटीज़ जो ट्रिब्यूनल्स नहीं हैं। ये कौन कौन सी हैं? डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल हो गया, कंसिलिएशन ऑफिसर, मिलिट्री ट्रिब्यूनल, प्राइवेट आर्बिट्रेटर, लेजिस्लेटिव असेंबली, रजिस्ट्रार एक्टिंग एज अ टैक्सिंग ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, जजेस इंक्वायरी कमेटी, एडवाइजरी बोर्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, appropriate government exercising power to make reference under the Industrial Disputes Act। ये सारी चीज़ें ट्रिब्यूनल्स नहीं हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, अब वैसे समझ ही गए होगे कि क्यों ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश्ड हुए, रीजंस क्या थे इनके ग्रोथ के, बट मैं बता देती हूँ। जैसे कि नो डाउट ओवर बर्डनिंग, बिकॉज ऑफ ओवर बर्डनिंग ऑफ द कोर्ट्स एंड गवर्नमेंटल फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि अब हम सभी जानते हैं कि कोर्ट्स में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, कोई मैटर जाता है उसको प्रॉपरली सॉल्व होने में। ठीक है, तो ये सोचा गया कि क्यों ना एक हम पैरेलल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करें जो कि कम टाइम में और कम पैसे में, जो कि गरीबों तक आराम से पहुँचे। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिब्यूनल्स में 50 रुपीज़ तक में भी मैटर सॉल्व हुए हैं। ठीक है, और हो भी जाते हैं, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है ना। तो एक स्पीडी ट्रायल को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लाने के लिए ट्रिब्यूनल्स का इस्टेब्लिशमेंट किया गया टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अगर कुछ आ जाती थी जिनको सॉल्व करना काफ़ी टाइम टेकिंग था, तो उनके रिस्पेक्ट में भी ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक, तो बेसिकली इसका काम जो था वो बर्डन को कम करना था और स्पीडी ट्रायल को प्रैक्टिकली इन्फोर्स करना था। ठीक है, व्हाट इज़ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर। अब जैसे क्वेश्चन ये आता है कि ट्रिब्यूनल्स अगर जजमेंट्स दे रहे हैं, एडजुडिकेट कर रहे हैं, डिसीजंस आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो क्या जो नॉर्मल रूल ऑफ प्रोसीजर है, यानी जैसे सीपीसी, सीआरपीसी एविडेंस है, क्या ये सब फॉलो होता है? तो इसका आंसर है दैट जनरल रूल इज़ दैट ट्रिब्यूनल्स आर नॉट बाउंड बाय द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ प्रोसीजर एंड एविडेंस। वो बाउंड नहीं है। ठीक है, उनके अपने तरीके से वो काम करते हैं। उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है ऑफ वर्किंग, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फेयर प्ले, वो इस पे काम करते हैं। दोनों पार्टीज़ को बुलाएंगे, उनको सुनेंगे। ठीक है, जिस तरह से प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है, एविडेंस आ रहा है, विटनेस आ रहे हैं, तो ये वहाँ पे जनरली नहीं फॉलो होता। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि समनिंग ऑफ विटनेस हो गया, इन्फोर्समेंट ऑफ अटेंडेंस, या फिर डिस्कवरी और इंस्पेक्शन की बात हो गई, डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन की बात हो गई। तो कुछ कुछ मैटर्स हैं जिसमें दे आर इन्वेस्टेड विद द पावर्स कन्फर्ड ऑन सिविल कोर्ट्स बाय सीपीसी। ठीक है, जिस तरह से सीपीसी ने सिविल कोर्ट्स को पावर दी है, उसी तरह से ये इन सब मैटर्स में ट्रिब्यूनल्स आर ऑल्सो एम्पावर्ड। एंड ऑल्सो द प्रोसीडिंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, इनको एज डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेक्शन 195, सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ आईपीसी एंड 345 एंड 346 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो कुछ कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, बट जनरली ये जो एक सेट रूल ऑफ प्रोसीजर है उसको नहीं फॉलो करता है। So in its respect, we can say that technical rules of evidence do not apply on their proceedings. Okay, but they can rely on hearsay evidence or decide the questions of onus of proof or admissibility of document etc. by exercising discretionary powers। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं जो मैंने आपको बता दिया। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो टॉपिक है, इसमें इतनी चीज़ें आपके पीटी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके अंदर से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है ना। और जहाँ तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात है, तो उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ही मिला है जो कि मैं आपके सामने लेके आई हूँ। एंड तो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ट्रिब्यूनल्स डील विद द सर्विस मैटर्स ओनली। ओके, दिस इज अ स्टेटमेंट। Choose the correct option among the following which is true for the above statement। ठीक है, it is presided over by the judge or magistrate। CPC and rules of evidence must be followed। It is decided it is decide based on rule of law, procedure and rules of evidence। ठीक है, so it's
अगर आपने ध्यान से लेक्चर को नहीं समझा या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को ध्यान से नहीं पढ़ा है, सो देयर मे बी अ चांस कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, जैसे पहले ऑप्शन में दैट इट इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज और मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अगर ये आप समझ रहे हो कि जजमेंट्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो जज या मैजिस्ट्रेट द्वारा ही प्रिसाइड किया जाता होगा। बट डू रिमेंबर कि इस लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था, उसमें साफ साफ लिखा भी है कि ये कोई एक सेट रूल नहीं है ना। कोर्ट्स में जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स का बैठना ये कंपल्शन है, बट ट्रिब्यूनल्स में जजेस एंड मैजिस्ट्रेट का बैठना ये कोई भी कंपल्शन नहीं है। ठीक, उसी तरह से सेम एज इट इज़ जो सीपीसी एंड रूल्स ऑफ एविडेंस हैं मस्ट बी फॉलोड। अभी आपने तुरंत पढ़ा कि जनरल रूल क्या है कि दे आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड, बट येस कहीं कहीं फॉलो होते हैं, तो दैट इज़ एन एक्सेप्शनल सिचुएशन। And it is decided based on rule of law, procedure and rule of evidence. It is actually decided on the principles of natural justice and fair play. ठीक है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन तो कोई भी नहीं लग रहा है, सो आई गेस इसका जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी नन ऑफ द अबव। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। इसके बाहर से आपको नहीं आएगा, सो डोंट वरी एंड बी रिलैक्स्ड। आप ये लेक्चर सीरीज़ देखिए और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पॉसिबल हो पाए वो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है ना, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा ही कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड हम जल्दी मिलते हैं, इस लेक्चर सीरीज़ को ख़त्म करते हैं विद ओम्बड्समैन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ऑफ द स्टेट्स। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।